student, I am your physics teacher and today we will start our physics syllabus with the unit second. आज हम ऑफिशियली हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट से पहले हम सेकंड यूनिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट यूनिट जो है बच्चे वो थोड़ा सा थ्योरी पर्पज से है। तो जब भी हमारी क्लासेस शुरू होंगी तो सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट ही करेंगे, बट जो सेकंड यूनिट है वो समहाउ आपके नाइन्थ क्लास से रिलेटेड है। जैसा आपको नाइन्थ क्लास में बोला गया था कि अब जो आप साइंस के चैप्टर्स कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है किससे, 11th क्लास से। आपने मोशंस के बारे में पढ़ा था, आपने ग्रेविटेशंस के बारे में पढ़ा था, तो ये सारे चैप्टर आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज जो हमारा सिलेबस है 11th क्लास का वो शुरू करने जा रहे हैं। और हमारे जो चैप्टर का नाम है सेकेंड यूनिट से शुरू होता है और चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स करने से पहले हम थोड़ा सा बेस जान लेते हैं कि हम एक्चुअली इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली अगर बात की जाए आपके फिजिक्स में आपके पास 10 यूनिट्स हैं और उन 10 यूनिट्स में से सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग अगर बात की जाए उसमें से वन ऑफ द चैप्टर इज और यूनिट इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में आपकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। बेसिकली आप इसमें बहुत पढ़ेंगे कि किस तरह से मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें आपने शायद 9th क्लास में भी पढ़ी होंगी, बट थोड़ा सा एक्सटेंडेड वे में हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर बात की जाए हम पढ़ने वाले हैं कि रेस्ट क्या है, बेसिकली मोशन क्या है, रेस्ट और मोशन आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं और कितने टाइप के आपके मोशन हो सकते हैं। आपने पढ़ा होगा 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। तो ये सारी चीज़ें हम सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे और फिजिक्स की वो कौन सी ब्रांच है जो हमें इन सब से डील करवाती है। तो अगर बात की जाए सबसे पहले हमारे सराउंडिंग में जितनी भी सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं, ज़्यादा फिजिक्स को अगर बोला जाए तो वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो आइदर इट इज इन रेस्ट पोजिशन और इन मोशन, राइट। तो यहाँ पर हम यही डिस्टिंग्विशन करेंगे और साइंटिफिकली ये बताएंगे कि कौन सी चीज़ रेस्ट में है और कौन सी चीज़ मोशन में है। तो जो पूरा सिस्टम है फिजिक्स की, जो ब्रांच है जो हमारे पास मोशन से रिलेटेड है, उसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स शायद आपने पहले क्या मैकेनिक्स के पास होता है, एग्जैक्टली मैकेनिक्स करता क्या है, वो हमारी मशीनरीज को ठीक करता है, बट ये लेमन लैंग्वेज में है। बट साइंटिफिक अगर हम बात करें, फिजिक्स के टर्म में अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा मैकेनिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, नेवरदलेस branch of physics which deals with particles or bodies, rather हम particles की नहीं, bodies are which are in motion। सिंपल सी बात है। तो मोशन, पहले हम मोशन के बारे में पढ़े और एक कह सकते हैं फ्लो चार्ट बनाए कि हम क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं और कौन सी चीज़ में हमारे सिलेबस में कौन सी है। तो सबसे पहले मैंने बात की मैकेनिक्स की, तो यूनिट सेकंड में आप मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिक्स क्या बताया, मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यानी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है which deals with the body which are in motion, यानी आपकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मशीनरी पार्ट है, वो मोशन के साथ अगर डील कर रही है। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं मोशन एज वेल एज रेस्ट, किन्हीं कंडीशन में वो रेस्ट के साथ करेगी और किन कंडीशन में वो मोशन के साथ करेगी, और कौन कौन सी सब ब्रांचेज हैं मैकेनिक्स की जो यहाँ डील करती है। तो मैकेनिक्स की ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द मोशन और रेस्ट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, देयर आर सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। फर्स्ट है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के बारे में अगर पता है तो स्टैटिक्स क्या होता है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, क्योंकि हमने यहाँ इसको ब्रांच ऑफ फिजिक्स बोला है, तो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the particle which is at rest। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ जहाँ पर रेस्ट पोजीशन थी, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस टाइम आप जो फिजिक्स की ब्रांच लगाएंगे वो फिजिक्स की ब्रांच क्या कहलाएगी, दैट इज स्टैटिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की सब ब्रांचेस है, सेकंड है बेटा हमारे पास काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होती है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the motion of the particle, यानी जो पार्टिकल के मोशन के बारे में डील करे विदाउट नोइंग इज कोज, यानी उसका कोज नहीं पता। हमें ये पता कि एक फैन है, इस स्पीड से चल रहा है, तो हमें सिर्फ ये पता है कि वो इस स्पीड से मोशन में है,
हमें इसका ये नहीं पता वो किस इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है या फिर वो डायनेमो से चल रहा है, वो किस चीज से चल रहा है। विदाउट नोइंग इट्स कोर्स दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स, और यही हमारी यूनिट का नाम है, सेकेंड यूनिट का नाम है काइनेमेटिक्स। सो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द बॉडीज विच आर इन मोशन विदाउट नोइंग इट कोर्स, कि वो किस वजह से मोशन में है उसके बारे में पता किए बिना ही अगर हम फिजिक्स की को अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पे, तो वो क्या कहलाती है, काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट है थर्ड हमारी सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स बेटा, वो है हमारी डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या है, आप कह सकते हो समहाउ काइनेमेटिक्स से थोड़ा रिलेटेड है, छोटा सा एक डिफरेंस है। यहाँ पर हमें कोज पता होता है किस वजह से वो मोशन में है, तो आप इसी को सिंप्लीफाई वे से क्या कह सकती हैं, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the motion of the body with knowledge of their cause। यानी आप कह सकते हो कि हमें ये पता है कि वो किस वजह से मोशन में है। जैसे अगर कोई मान लीजिए आपके पास कोई व्हीकल है, वो किसी स्पीड से जा रहा है, तो आपको ये पता है कि वहां पर वो सोर्स कौन सा है, बैटरी उसको प्रोवाइड कर रही है, इंजन उसको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो वहां पर हम ये अप्लाई कर सकते हैं कौन सा लॉ है जो अप्लाई हो रहा है उस पर, हम फोर्स किस तरह से लगा रहे हैं, कौन किस पे फोर्स लगा रहा है, कहाँ से उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। अगर हमें कोज पता है क्यों मोशन हो रहा है, तो वो आपके किस ब्रांच के अंदर आएगा, दैट इज डायनामिक्स। यानी आपके पास यहाँ पर मोशन, बेसिकली अगर डायनामिक्स जो है ये जो डायनामिक है उसका मतलब होता है बेटा पावर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिकली मैकेनिक्स के बारे में कर रहे हैं। मैकेनिक्स की 3 सब ब्रांचेस हैं। सबसे पहले स्टैटिक्स, स्टैटिक्स के अंदर क्या है, रेस्ट के अंदर है आपका ऑब्जेक्ट उस टाइम जो आप फिजिक्स लगाते हो। सेकंड है आपका काइनेमेटिक्स, जैसे कि हमारे यूनिट का नाम है। काइनेमेटिक्स क्या है, जहां पे ऑब्जेक्ट मोशन में तो है बट हमें ये नहीं पता वो क्यों है, ठीक है। थर्ड वन है डायनामिक्स, यानी उसमें भी मोशन के बारे में ही पता किया जाता है बट हमें वहां पर ये पता होता है कि एक्चुअल सोर्स क्या है जिसकी वजह से आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपकी जो बॉडी है, वो क्या है, मोशन के अंदर। आई थिंक आपको ये मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स जो है वो थोड़ा बहुत समझ में आ गए। बट अब आप सोचेंगे कि मैम आपने तो ये बताया था कि 9th क्लास से रिलेटेड है, तो इसमें तो कौन सी 9th क्लास की बात आ गई। बेटा जी 9th क्लास में आप कह सकते हो आपने बेस के बारे में किया था। अब आप पूरी बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर यानी पूरी जो आपकी कहते हैं बिल्डिंग के बारे में पढ़ने वाली हो, यानी आपको बेस जो है वो 9th क्लास में दिया गया था। आपको याद है आपने 9th क्लास में पढ़ा था डिस्टेंस, राइट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको डिस्टेंस को हम पाथ लेंथ भी बोल देते थे। फिर उसके बाद हमने उसके न्यूमेरिकल्स भी किए। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक करेंगे, उनके बीच में डिस्टिंग्विश करेंगे और कुछ एक न्यूमेरिकल्स जो हैं डिस्प्लेसमेंट के करेंगे। अब आगे करने से पहले हम बात कर रहे हैं रेस्ट की, हम बात कर रहे हैं मोशन की। हमें ये चीज पता है क्या, रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। रेस्ट, आई एम इन रेस्ट पोजिशन, और आर यू इन रेस्ट पोजिशन by watching my videos, right। अब तक हमने अगर लैंग्वेज में बात करें तो हम रेस्ट में कब होते हैं, कि हम किसी चीज को रेस्ट कब डिक्लेयर करते हैं, रेस्ट के हम विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट में कैसे हो सकता है कि अगर वो हिले डुले ना, राइट। अगर हम हमारे घर में किसी से भी पूछेंगे कि रेस्ट का मतलब क्या है, रेस्ट का मतलब आराम होता है। आराम का मतलब उस टाइम वो कोई बॉडी मूवमेंट नहीं करता, यानी वो जहां है वो वहां रहता है। सर वही हम जो लेमिंग तरीका वही अप्लाई करेंगे, क्योंकि बेटा फिजिक्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप जो अपनी डेली लाइफ में करते हो ना, वो सारी चीजें फिजिक्स में रिलेटेड है। फिजिक्स से रिलेटेड आप जब कोई भी काम करोगे तो आपको फिजिक्स से रिलेटेड वो काम दिख जाएगा कि कैसे ये फिजिक्स से रिलेटेड है। जैसे अगर हवा आ रही है, आपको मोशन महसूस हो रही है, अगर फैन से हवा आ रही है तो क्यों आ रही है, क्या उसके बीच में रिलेशन है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो क्या है, फिजिक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, हम बात करेंगे रेस्ट को। फिजिक्स पढ़ना है तो बर्डन के साथ ना पढ़े, जो अपनी डेली लाइफ है उससे रिलेट करके उसको आप पढ़ें। तो पहले तो आप एक बार ये देख लीजिए, ये एक बार फ्लो चार्ट बनाइए। तो आपने फ्लो चार्ट बना लिया होगा। अब हमें पढ़ना है रेस्ट। रेस्ट मीन्स क्या है,
और मोशन मीन्स क्या है। बेटा अगर हम रेस्ट की बात करें, आपने 9th क्लास में रेस्ट के बारे में पढ़ा भी होगा, तो उसमें आपने ये कहा था कि इफ एनी ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, राइट, कि हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो आप उसको क्या कहोगे, रेस्ट। तो आपके पास यह है कि यहाँ पर पोजीशन क्या है, वो चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू क्या, यहाँ पर दो फैक्टर आपने बोले, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या फिर आप कह सकते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये दो फैक्टर्स बेटा हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी आप उसको जो सराउंडिंग में उसको देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1 सेकेंड यही हूँ, सेकेंड भी गई हूँ थर्ड, तो आप क्या कहेंगे कि मैम रेस्ट पोजीशन पे है, राइट। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि रेस्ट क्या है, इफ अ बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड इन रेस्ट पोजीशन। मोशन में कब कहेंगे, मोशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, यानी यहाँ पर चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू क्या है, सराउंडिंग भी और विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी। अगर वो टाइम के साथ भी और सराउंडिंग के साथ भी अपनी पोजीशन चेंज करता है तो वो आप क्या कहलाएगा, इन मोशन। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। बट यहाँ पर डिफरेंट क्या है बेटा, वहां उस टाइम आपने सिर्फ सराउंडिंग के बारे में पढ़ा होगा कि अगर कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा पोजीशन। व्हाट डू मीन बाय पोजीशन, पोजीशन का मतलब वो जो जहां है, राइट। जैसे कि आप ये कह सकते हो कि पोजीशन एक ऐसा प्लेस है, यानी अ काइंड ऑफ प्लेस। पोजीशन क्या है, अ काइंड ऑफ प्लेस वेयर ऑब्जर्वर कैन ऑब्जर्व, जहां से ऑब्जर्वर क्या कर सकता है, ऑब्जर्व। अब ऑब्जर्वर कौन सी वाला आ गई, ऑब्जर्वर बेटा आप हो, आप वीडियो में मुझे देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि कब क्या लिखा जा रहा है, ऑब्जर्वर। आप ये देखोगे कितने सेकंड पहले मैम ने क्या लिखा था, कितने सेकंड के बाद मैम ने क्या लिखा है और कितने सेकंड पे उन्होंने क्या बोला, तो यू आर द ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्व भी कर रहे हो क्योंकि आपके साथ क्या है, टाइम वाला फैक्टर भी है, आप कोऑर्डिनेट्स के साथ भी हो। रादर अगर मैं लीनियर मोशन कर रही हूँ या फिर मैं टर्न कर रही हूँ, तो ये सारी चीजें क्या है, आप ऑब्जर्वर हो। तो पोजीशन क्या होगा, ए काइंड ऑफ प्लेस, ठीक है, जहां पर कोई भी ऑब्जर्वर जो किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है उसको वो नोटिस कर रहा है, उसको वो नोट डाउन कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या है, जब पोजीशन चेंज ना हो, मोशन जो है वो उसमें हमारी पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये कहा जाए ये दोनों के दोनों रिलेटिव है, यानी जब आप ये कह रहे हो कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मोशन में भी हो सकता है, अगर आप ये कहो कि वो मोशन में है तो वो रेस्ट में भी हो सकता है। तो अब आप ये सोचोगे कि मैम कभी तो आप फंडा क्लियर कर रहे हो, कभी मुझे बड़ा सा परेशानी में डाल रहे हो कि रेस्ट है वो मोशन क्या हो सकता है, जो मोशन है वो रेस्ट में क्या हो सकता है। तो इसमें मैं एक टर्म लिखती हूँ, एक सिंपल सी लाइन लिखती हूँ, मोशन एंड रेस्ट, रेस्ट और मोशन बोथ आर रिलेटिव्स। रेस्ट और मोशन दोनों के दोनों क्या है, रिलेटिव्स। रिलेटिव्स क्या होते हैं, रिलेटिव बोले ना मैंने, रिलेटिव नहीं बोला। तो इसके अंदर यानी इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में गया तो वो मोशन में हो सकता है, जो मोशन में है वो रेस्ट। कैसे पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा, बहुत बार तुमने ऑब्जर्व भी किया, चलो ऑब्जर्व नहीं किया तो बहुत बार तुम इस पोजीशन में हो, राइट। कैसे, जैसे आप मान लीजिए किसी भी व्हीकल में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी व्हीकल में ट्रेवल करते हैं टाइम, ठीक है, आपके को पैसेंजर के लिए आप क्या हो, रेस्ट में। और अगर कोई बाहर से आपको ऑब्जर्व कर रहा हो तब आप व्हीकल मोशन में है तो मोशन में, यानी एक ही टाइम में आप क्या हो, अपने को पैसेंजर के लिए क्या हो, रेस्ट में। बट जो पैसेंजर आपको या कोई बाहर से आपको देख रहा है तो आप क्या हो, मोशन में। चलो और वैसे मैं यहां खड़ी हूं, ठीक है, मैं रेस्ट में हूं या मोशन में, सभी कहेंगे रेस्ट में। बट अगर कोई मार्स या मून से मुझे देख रहा है तब मैं क्या हूं, मोशन में ना। दैट मीन्स अब यहां पर एक फंडा आपके पास क्लियर हो गया आएगा कि आप कहां से उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो वो मैटर करेगा।
यानी कब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो किसके बिहाफ पे कौन डिसाइड करेगा कि ऑब्जर्वर कहाँ प्रेजेंट है, ऑब्जर्वर हमारे साथ ही प्रेजेंट है या कहीं उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहीं और है। तो अब नेक्स्ट जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं ना वो सिंपल है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि रेस्ट और मोशन बोथ एक आर रिलेटिव, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? विद रीजन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है उसके विद रिस्पेक्ट वो हम बता सकते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई हो कि मोशन और रेस्ट बोथ आर रिलेटिव। अब इसके बाद बात आती है बेटा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? पॉइंट और ऑब्जेक्ट हो गया तो पॉइंट थोड़ी ना होगा, है ना। यानी मैं कहूं कि कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑब्जेक्ट, एक कार है वो बॉम्बे टू दिल्ली जाती है, ठीक है। कभी हमने न्यूमेरिकल किया हो या कोई भी हो, आपने मैप में भी तो किया होगा कि बॉम्बे टू दिल्ली कोई भी ट्रेन जा रही है या कोई भी व्हीकल जा रहा है, तो क्या कभी आपने ये कहा कि ये ट्रेन इतनी लंबी, ये दिल्ली तक से पहुंची इतनी लंबी? आप हमेशा क्या करते हो? एक पॉइंट ड्रॉ कर देते हो, है ना। तो ये पॉइंट क्या है? यही तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने डायमेंशन से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ले, यानी पाथ कवर कर ले, तब आप उसको कैसे कंसीडर करोगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसीलिए हम जब भी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो भी न्यूमेरिकल करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं? एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया तो वहां पर हम पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट तो है बट उसकी जो डायमेंशन है, उसने जितनी डिस्टेंस कवर कर ली उससे बहुत कम है, यानी उसकी अपनी साइज जो है उस डिस्टेंस से बहुत कम है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। इफ एनी body is travel more distance as compared to its own size, then it is considered as a point object। तो अब ये सोचोगे कहीं रेस्ट वाला काम आ रहा था, कहीं मोशन वाला, अब बीच में मैंने पता नहीं क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट डाल दिया। बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम डायमेंशंस की बात करेंगे, डायमेंशन कितने टाइप का होता है, तो वहां पर हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर हम उसका साइज मैटर नहीं करता, वहां पर सिर्फ हमारी डिस्टेंस मैटर करती है। तो सबसे पहले आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। एक बेसिक एग्जाम्पल और दें, क्योंकि फिजिक्स फुल ऑफ एग्जांपल्स हैं। जब तक आप अपनी डेली लाइफ से इसको कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप उसको समझ कैसे पाएंगे? तो आप एग्जांपल जैसे एरोप्लेन से या किसी हाई बिल्डिंग, यानी बहुत टॉल बिल्डिंग है तो उसके ऊपर खड़े होकर नीचे देखते हो, आपको कोई भी पर्सन कैसा लगता है? लाइक आंट इन छोटी छोटी चीटियां चल रही हो ऐसे कुछ ना। तो वहां पे क्या हुआ? वो हमारे लिए एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट होंगी, यानी डिस्टेंस ज्यादा होगी ना, खुद की उस बॉडी के कंपैरिजन में डिस्टेंस ज्यादा होगी तो वो क्या होगी? पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गई। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट चेंज कर ले अपनी डायमेंशन से ज्यादा डिस्टेंस, देन इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास आती है पॉइंट ऑब्जेक्ट के बाद, हमारे पास जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने पहले कभी सुना है? नहीं सुना तो बेटा अब याद आ जाएगा। सुना नहीं है तो अब रिलेट करना शुरू कर दोगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसको देखिए बेटा, फिजिक्स की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे लविंग बात बताएंगे। इसमें जो आप लिखोगे ना, अगर आपको मान लीजिए उसके बारे में कुछ नहीं आता, आप उसको सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ लो, उसमें से आधा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फ्रेम, फ्रेम क्या होता है? फ्रेम, फोटो फ्रेम सुना है हमने तो, या फिर हम किसी चीज को फ्रेम करवाते हैं, मीन्स हम फोटो फ्रेम ही सुना है। तो यानी फ्रेम क्या हो गया? एक पर्टिकुलर स्पेस हो गया जिसके अंदर आप फोटोज रखते हो, राइट। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस क्या है? कहते हैं कि अगर भाई मेरा जाके वहां रेफरेंस यानी आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, रेफरेंस वहां पे जाके अपने एक ये कहते हो कि मैं एज अ रेफरेंस ट्रीट हो रहा हूं। तो यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसी जगह हो गई जहां पर ऑब्जर्वर आपके मोशन, मैं अभी मोशन के बारे में, ऑब्जर्वर जो है उसके पास क्या है? उसके पास टाइम का भी है, कोऑर्डिनेशन का, सारी चीजें प्रेजेंट है, वो आपको ऑब्जर्व करे। जैसे आप किसी फोटो फ्रेम को देखते हो, ठीक है,
फोटो फ्रेम को देख रहे हो तो उसका मतलब आप उसके बारे में सारी चीजें नोट करके रखते हो, तो वहां पे वो एज ए रेस्ट हो गया ना, स्टैटिक्स का फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है उस टाइम आप ये देखो कि इस टाइम ये यहाँ था, इस टाइम ये यहाँ है और इस टाइम ये यहाँ पे पहुंच गया, तो उस टाइम आप उसके बारे में सारी नॉलेज निकाल सकते हो, आप उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हो, आप उसके रादर स्पीड निकाल सकते हो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन फाइंड आउट विद दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप ये कह सकते हो कि हमारे लिए कीवर्ड है कि जिसकी हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में और अदर रेस्ट के बारे में सारी चीजें बता पाए। मैंने यहाँ कोई साइंटिफिक टर्म बोली नहीं, क्योंकि मैंने ये सिर्फ क्या है, फ्रेम, एक ऐसा फ्रेम जहां पर डिसाइड होता है कोई स्पेस ऑफ रेफरेंस, यानी जहां से हम उसको क्या कर सकते हैं, रेफर कर सके, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस लिए, क्योंकि अगर मैं कहूँ बॉम्बे टू दिल्ली अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो उस टाइम मैं ये बता सकती हूँ, यहाँ टाइम 0 से पुट करेंगे, टाइम मान लीजिए 16 आवर कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास टाइम का कोऑर्डिनेट है, हम यहाँ पर ये बता देंगे ये लीनियर मोशन कर रहा है या फिर ये जिगजैग मोशन कर रहा है, किस तरह का मोशन कर रहा है, कितने टाइम में उसने कितनी पोजीशन कवर की या कितनी डिस्टेंस कवर की। तो ये सारी चीजें क्या है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बता सकता है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कौन है, हम नहीं, ऑब्जर्वर, यानी हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वही तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास अभी तक हमने मैकेनिक्स के बारे में, मोशन जो है तब रेस्ट में, सॉरी मोशन है तब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, मोशन और रेस्ट आपस में कैसे रिलेटिव है, और पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ा। तो यहाँ इसके बाद जो हमारे पास है, मोशन कितने टाइप का होता है, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं, ये तो सिर्फ थ्योरी चल रही है बच्चे। सबसे पहले बेटा मोशन कितने टाइप का, जितने कोऑर्डिनेट सिस्टम उतने साथ मोशन। अगर बेसिक से बात करें, कितने कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, बट हम 3D 90 की बात नहीं कर रहे, हम बेसिक जो हमारा बेस है, कितनी कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। अभी तक मैथ्स में इतने क्वेश्चन सोल्व किए हैं या फिर ग्राफ्स बनाए हैं, कहाँ क्या करते हो, हमेशा वहां पर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस फिक्स करते हैं ना, तो कितनी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, 3, राइट। तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगी। 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन सी बेटा, फर्स्ट है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर कोई भी मोशन हो रहा है तो ये 3 एक्सिस जो है वो हमें डिसाइड करके बताएगी कि मोशन किस टाइप का हो रहा है। जैसे अगर इन्हीं के बिहाफ पे बताऊं कि कितना आपके पास मोशन हो रहा है, कितने डायमेंशन में मोशन हो रहा है, तो आप कह सकते हैं अगर एक एक्सिस यूज हो, सबसे पहले मैं लेमन तरीके में बता देती हूँ जिससे आपको रट्टाफिकेशन ना करना पड़े, एक सब कुछ करना बट रट्टा मत मारना, क्योंकि वो सारी मगिंग जो है आपकी वेस्ट हो जानी है बेटा, अगर एक ही वर्ड उसके अंदर से मिसिंग हो गया। तो आप इसको क्या 1D, तो आपके 3 तरह का मोशन हो गए, 1D 2D एंड 3D। 1 डायमेंशन 1D को 1 डायमेंशन, 2D को 2 डायमेंशन और 3 को 3 डायमेंशनल। 1D कब कहलाएगा, 1D अगर आपके जो मोशन है, आपका कोई भी मोशन हो रहा है उसमें सिर्फ एक एक्सिस यूज हो रही है। एक एक्सिस यूज करने का मतलब, मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लीजिए कोई भी आंट है या कोई लिज़ार्ड है, वो हमारे रूम के कॉर्नर पे से चढ़ रही है, एक सीधी लाइन में से जा रही है, जैसे 3 एक्सिस है, जैसे लाइक ये अगर मैं 3D में बात करूं तो ये हमारे पास 3 एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस, ये आप इसको एक्स एक्सिस कह सकते हैं, ये वाई एक्सिस होगी, ये जेड एक्सिस होगी। तो मान लीजिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये कौन सी एक्सिस यूज होगी, एक एक्सिस यूज होगी ना। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये भी तो एक ही यूज होगी, ये हमारी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर वो ऑब्जेक्ट सीधा ही जा रहा है तो क्या मीन क्या है इसकी डेफिनेशन में, अगर एक एक्सिस यूज हो रही है तो वो 1 डायमेंशन कहलाएगी, यानी वहां पर अगर उसको ड्रॉ करने के लिए एक एक्सिस यूज आप कर रहे हो, अगर वो एक्स हो, वाई हो, जेड, 1D 1 डायमेंशन। अगर हम किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए 2 डायमेंशन यूज करें, अभी मैं आपको बोर्ड पे समझा रही हूं, तो कौन सा मोशन हो गया, 2 डायमेंशन हुआ, 2 डायमेंशन हुआ, क्योंकि मैं बोर्ड पे, मैंने ये कहा बच्चे मैं बोर्ड पे लिख रही हूं, तो यहाँ पर हमारे पास एक ये एक्सिस होगी, एक ये एक्सिस होगी, तो 2 एक्सिस नहीं होगी, ये हमारे पास क्या हो गया 2 डायमेंशनल मोशन। यानी किसी भी मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जितनी एक्सिस को, डायमेंशंस को यूज करते हैं, जितने एक्सिस रादर कोऑर्डिनेट एक्सिस को यूज करते हैं, वो क्या कहलाएगी उसकी डायमेंशन। तो यहाँ पर अगर 2 डायमेंशन,
ठीक है। 2 डायमेंशन में राइटिंग ऑन अ बोर्ड हो गया, या फिर कोई लिजार्ड है और वो फ्लोर पे जा रही है, या फिर बहुत सारे एग्जाम्पल है, मगर वहां पे ये शर्त होनी चाहिए कि 2 एक्सेस यूज होनी चाहिए। तीसरा क्या है, अब जैसे 2 आपने खुद से एक बार सोच के बता दी, तीसरा क्या होगा, इफ इन ए मोशन 3 एक्सेस कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सेस आर यूज्ड टू डिटरमाइन द मोशन, और जहां पर हमारे 3 एक्सेस यूज हों किसी भी मोशन को बताने के लिए, तो वो कहाँ क्या होगी, 3 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड तीनों में हो रहा है, तो वो क्या क्या कहलाएगी आपका, दैट इज 3 डायमेंशन मोशन। तो 3 तरह के मोशन हो गया, 1D 2D देन 3D, 3 डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल क्या है, काइट फ्लाइंग की है, ठीक है, काइट फ्लाइंग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वहां पर हमारे जो 3 डायमेंशन है। अच्छा फैन है, आपके रूम में फैन है ना, तो वहां पर वो क्या है, आप उसको अगर पोजीशन बताने तो क्या करोगे, उस पोजीशन को बताने के लिए क्या करोगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अराउंड उसकी पोजीशन बताओगे, है तो वो मोशन में बट एक्सिस उसके फिक्स है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम ये बताए, बहुत सारे एग्जाम्पल बेटा फिजिक्स में भरे पड़े हैं एग्जाम्पल, बट वो है आपको डेली लाइफ से ना पिकअप करने आना चाहिए कि ये एग्जाम्पल यहाँ से आया, ये एग्जाम्पल वहां आ गया। जैसे कोई भी टैंक है, किसी भी बम को फायर करता है, ठीक है, फायर करता है तो वो क्या होगा, हमारी कंडीशन में तो ये होना चाहिए 3 डायमेंशन है, बट बेटा ये 2 डायमेंशन है, क्योंकि उसकी एक्सिस जो है, मैंने कहा उसको जो बम को उसने फायर किया तो वो एक्सिस क्या है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत रिलेटिव है, बहुत आप कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपको 11th क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए तो सेकेंड यूनिट में प्रोजेक्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा 1D 2D एंड 3D, 3 डायमेंशन। अब जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ये बोला था कि हम आज पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा, 11th क्लास में आप पढ़ेंगे और 9th क्लास में आपने उसका पीस दिया है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि हमारे पास डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस क्या है, इसको हम पाथ लेंथ से भी बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज नथिंग बट द पाथ लेंथ। पाथ क्या है, जो रास्ता कवर किया उसकी लेंथ, दैट इज पाथ लेंथ। मैं पढ़ाने का तरीका मेरा सिंपल है, जो लिखा है ना उसी को ही आप सेल्फ इलेबरेट कर सको, वो क्या होगी उसकी पाथ लेंथ। तो डिस्टेंस यानी पाथ लेंथ, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन गया है, राइट। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ए पोजीशन पे, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी पोजीशन पे, ठीक है, तो इस पर इसके पास जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, रादर ये सीधा रास्ता अपनाए, या फिर वो इस तरह से जिगजैग मोशन करके जाए, या फिर वो ट्रायंगल शेप में जाए। तो इसके पास ये 3 तरीके हैं, ठीक है। तो पाथ लेंथ क्या है बेटा, पाथ लेंथ उसने जो रास्ता अक्वायर किया, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, आप ऑन रोड, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये रोड वाला रास्ता है और एक आपका रास्ता है जो आप स्ट्रीट के अंदर से होके जा रहे हो। तो पाथ लेंथ क्या है, रोड पे से जाओ तो वहां की लंबाई नापो, और अगर आप स्ट्रीट के अंदर से यानी गलियों के अंदर से जा रहे हो तो वहां की डिस्टेंस अगर आप करो, मीन्स वो पोजीशंस आप नोट करोगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। एक्चुअली आपने जो पाथ कवर किया है उसकी ही लेंथ आप नापोगे, मेजर करोगे, वही आपकी पाथ लेंथ और क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस, वो आपने डिस्टेंस कवर की है। एक चीज याद रखना बेटा, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने कुछ मोशन किया है तो डिस्टेंस तो कवर किया ही किया है, वो कभी 0 नहीं होगा। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस जो है आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर वेक्टर पढ़ा हुआ है, स्केलर वेक्टर नहीं पढ़ा हुआ तो अभी पढ़ लेते हैं। स्केलर एक क्वांटिटी होती है बेटा स्केलर, और एक क्वांटिटी होती है वेक्टर। स्केलर क्या है, जिसमें हमें सिर्फ क्या पता चले, मैग्नीट्यूड के बारे में पता चले, ये पता चले कि कितने उसके वैल्यू है, 25 मीटर है, 50 मीटर है, या फिर उससे फालतू है। हमें ये मतलब नहीं है कि वो इस डायरेक्शन में गया, उस डायरेक्शन में गया, डायरेक्शन से कोई लेना देना ना हो, वो आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और एग्जांपल तो स्केलर के और एग्जांपल हो सकते हैं, चीनी लेके आते हो, घर का कुछ काम भी होता है थोड़ा सा, तो अगर आप चीनी लेके आते हो उसको ये कहते हो कि 5 kg जो है आप शुगर दे दीजिए, ईस्ट की साइड दे दो या वेस्ट की साइड दे दो, नहीं तो नॉर्थ की साइड दे दो, मैं नॉर्थ में रहता हूँ, नहीं बेटा, वहां सिर्फ आप क्या करते हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हो, ना कि आप उसकी डायरेक्शन बताते हो, इस डायरेक्शन में दे दो। तो स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच आर
ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट हैव एनी डायरेक्शन, यानी जिसके पास कोई डायरेक्शन ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि कभी भी जीरो नहीं हो सकती। और ये क्या है, एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी, यानी पाथ लेंथ कहो या इसका डायरेक्ट अगर आप बात करो कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। समझ में आया कुछ? एक्चुअल पाथ, अब ये देखिए फर्स्ट का एक्चुअल पाथ स्ट्रेट लाइन है, सेकंड का एक्चुअल पाथ ये वाला है और थर्ड का एक्चुअल पाथ ये, तो डिस्टेंस तो तीनों ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। अब एक टर्म और आती है हमारे पास, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता जो बॉडी ने मोशन के टाइम कवर किया। अब यहां पर देखिए इसे एग्जांपल से प्रूव करेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो सबसे पहले कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। बॉडी ने सबसे छोटा पाथ जो कवर किया है वो क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट। यहां डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, पाथ 1, 2 और 3 सभी बता सकते हैं। पाथ 1 इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है कि ये स्ट्रेट रास्ता अपनाएगा जहां तक जाने के लिए, शॉर्टकट मारा है ना, बहुत बार मारा होगा, तो वो शॉर्टकट जो है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो ये डेली लाइफ से कुछ रिलेटेड एग्जांपल है। डिस्प्लेसमेंट का एक प्रॉपर्टी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा आपकी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब क्या है, उसके पास डायरेक्शन। स्केलर में क्या था, मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन ना हो, वो क्या था आपका डिस्टेंस। बट यहाँ पर वेक्टर वो क्या था आपका स्केलर। तो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो वो क्या कहलाता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया जाता है, तो उसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी होता है, तो वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। साथ हमारे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। कैसे, मान लीजिए जब ए है वो बी पे आया, फिर उसका मन नहीं लगा, फिर से वापस ए पे चला गया, तो हम तो ओरिजिनल और फाइनल पोजीशन यानी फाइनल इनिशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं ना, छोटा पाथ। तो उसका सबसे छोटा पाथ क्या, ए पे था और ए पे ही आ गया, तो वो क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो, आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो। डिस्टेंस एक और इनकी क्वांटिटी, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी, कभी भी छोटी नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने जो किया है कुछ कह सकते हैं बेसिक सेकंड यूनिट जो है उसका बेसिक किया है, वो बेसिक जो है क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। हम डिस्प्लेसमेंट, अब हम इसके बारे में बाद में जो करने वाले हैं बेटा, हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस, तो न्यूमेरिकल तो करना है, बनता ही है। तो नेक्स्ट जब वीडियो हमारी आएगी तो उसमें हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, या आप ये कह सकते हैं मैं इस थ्योरी के नोट्स के साथ आपको कुछ असाइनमेंट दूंगी जिसमें आप ट्राई करके दिखना कि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ न्यूमेरिकल कर पाते हैं या नहीं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए आपके काइनेमेटिक्स में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो को आप ध्यान से, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको PDF के तौर पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।